नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। संविधान की अगली कक्षा के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, एग्जाम्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को देखने के साथ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान की अगली कक्षा जो आपके लिए उपयोगी है। अगली कड़ी में अगला टॉपिक है आपका वरीयता अनुक्रम, अर्थात आपके संविधान में किन पदों को वरीयता के अनुसार किस क्रम में रखा गया है, इसके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं। तो वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले स्थान पर है भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, इसलिए राष्ट्रपति को प्रथम स्थान दिया गया है वरीयता क्रम में। दूसरे स्थान पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रखा गया है, उपराष्ट्रपति को रखा गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो देश के प्रधानमंत्री का है, यानी वरीयता अनुक्रम में देश का प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर आता है। चौथे स्थान पर राज्यों के राज्यपाल आते हैं जो अपने राज्य में जाने जाते हैं, वरीयता अनुक्रम में देश में चौथे स्थान पर हैं। पांचवें स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति को रखा गया है, यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति को पांचवें स्थान पर रखा गया है वरीयता अनुक्रम के अनुसार। छठे नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया है और लोकसभा के अध्यक्ष को रखा गया है। इसके उपरांत सातवें स्थान पर अगर बात किया जाए तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को सातवां स्थान दिया गया है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य में वरीयता अनुक्रम में सातवें स्थान पर रखा गया है। सात के क में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को रखा गया है, यानी एक तरीके से कहा जाए कि जस्ट भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आपके 7 नंबर के तुरंत बाद आते हैं। आठवें स्थान पर वरीयता अनुक्रम में भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त आते हैं। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर आठवें स्थान पर आते हैं वरीयता अनुक्रम में। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर आठवें स्थान पर आते हैं वरीयता अनुक्रम में। नौवें स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रखा गया है। 9 के क में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के चेयरमैन को रखा गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को रखा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रखा गया है 9 के क में, जो वरीयता अनुक्रम में है। 10वें स्थान पर वरीयता अनुक्रम में राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री आते हैं। 11वें स्थान पर भारत के महान्यायवादी को रखा गया है, कैबिनेट सचिव को रखा गया है। याद रखिएगा कैबिनेट सचिव प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च स्थान पर रखता है। उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्रों में 11वें स्थान पर रखे गए हैं और 12वें स्थान पर जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्षों को रखा गया है वरीयता अनुक्रम में। तो यह
रहा आपका वरीयता अनुक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद जो रैंक के अनुसार हुए, जिसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर नजर डाल लेते हैं। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। 26 जुलाई 1979 को वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, 1979 में यह अधिसूचना जारी हुई थी। भारत का कैबिनेट सचिव भारत का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका संसद। संसद पर एक नजर डालते हैं। संसद का तात्पर्य होता है सरकार के 3 अंग हैं संसद में, 3 अंगों से मिलकर के बना है। 3 अंगों में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को शामिल किया गया है। इसके अलावा संसद के संवैधानिक जो प्रावधान हैं वो भाग 5 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, यानी आर्टिकल 79 टू 122 तक। कार्य की बात करें तो केंद्र स्तर पर विधि निर्माण की प्रक्रिया का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। अंग में संसद के सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया है। जबकि याद रखिएगा आर्टिकल 79 संसद के प्रावधान से संबंधित है, ये भी आप सभी ध्यान रखेंगे। लोकसभा को लोअर हाउस, निम्न सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसके उपरांत लोकसभा से संबंधित कुछ प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं। लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, जब आपका सरकार का गठन हो गया था देश में संविधान लागू होने के बाद। लोकसभा के सत्राहूत, सत्रावसान एवं विघटनकर्ता के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है, यानी राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है, बुलाता है, सत्र का अवसान करता है, समापन करता है। लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में अगर बात किया जाए तो मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। लोकसभा का अध्यक्ष स्थगन करता होता है, यानी लोकसभा के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है, यह भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों यानी सांसदों का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की सीट संख्या पर एक नजर डालते हैं। अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, पहले 552 थी। हाल फिलहाल में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को इस संख्या से बाहर कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान में 550 अधिकतम लोकसभा के सांसद हो सकते हैं, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 संघ शासित क्षेत्रों से या केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 543 सांसद हैं, जिसमें से 524 राज्यों से हैं और संघ राज्य क्षेत्रों से 19 सांसद मौजूद हैं। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो वह
लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 फरवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से जब 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को समाप्त करने की प्रक्रिया हो चुकी है, इस आधार पर अगर देखिएगा तो 550 अधिकतम सांसद हो सकते हैं लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के कार्यों का संचालन करता है। सदस्य आपस में से ही एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन थे? लोकसभा अध्यक्षों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, अभी जस्ट बताया मैंने, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे एम अनंत सैनम आयंगर, 56 से 62 तक। तीसरे थे हुकुम सिंह, 62 से 67 तक। फिर एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी, 1967 से 1969 तक। डॉक्टर जीएस ढिल्लन, 1969 से 1971 तक, और फिर 1971 से 1975 तक। छठवें नंबर पर बलीराम भगत, 1976 से 1977 तक। फिर नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 1977 तक, यानी 26 मार्च से 13 जुलाई 1977 तक। इसके बाद के एस हेगड़े, 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक। बलराम जाखड़, 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक। 10वें नंबर पर रवि राय, 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक। 11वें नंबर पर शिवराज वी पाटिल, 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक। पी ए संगमा, 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक। जीएमसी बालयोगी, 24 मार्च 1998 से 99 तक, फिर 99 से मार्च 2002 तक। 14वें नंबर पर मनोहर जोशी, 2002 से 2004। सोमनाथ चटर्जी, 2004 से 2009 तक। मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। सुमित्रा महाजन, 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक। और ओम बिरला, 19 जून 2019 से अब तक आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो विशेष रूप से आप मीरा कुमार जी को, सुमित्रा महाजन जी को, ओम बिरला को और जीवी मावलंकर को जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद लोकसभा सदस्य संख्या से संबंधित राज्यों पर एक नजर डालें तो आप देखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर पर एक नजर डालें तो लद्दाख में एक लोकसभा सांसद हैं। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा यूपी में 80, ध्यान रखेंगे यूपी में सर्वाधिक लोकसभा सांसद होते हैं, 80। राजस्थान से 25, गुजरात से 26, मध्य प्रदेश से 29, बिहार से 40, महाराष्ट्र से 48 और तेलंगाना से 17, आंध्र प्रदेश से 25, कर्नाटका से 28। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, एक नजर इस चित्र पर भी डाल लीजिएगा। पश्चिम बंगाल से 42, तमिलनाडु से 39, केरला से 20, चंडीगढ़ से 1, लक्षद्वीप से 1, पुदुचेरी से 1, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव से 2 और अंडमान निकोबार से 1। इस प्रकार से ये आपके लोकसभा सांसदों की सीट और उससे संबंधित क्षेत्र और संख्या रही। इसके उपरांत अन्य उपयोगी दृष्टि डाल लेते हैं। केंद्र सरकार का विधायी अंग क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? तो याद रखेंगे 1971 की जनगणना पर आधारित है।
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से। आपातकाल में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है एक बार में 1 वर्ष तक। दूसरा, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा 6 माह से अधिक का। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है जब टाई की स्थिति हो, यानी दोनों तरफ मतदान बराबर हो। इसे कास्ट वोटिंग या निर्णायक मत कहा जाता है। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 489 सीटों के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। बड़े राज्यों के लिए 77 लाख और छोटे राज्यों के लिए 59.4 लाख। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जीवी मावलंकर। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत, ये भी ध्यान रखेंगे। राज्यसभा पर एक नजर डालते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो एक प्रकार का स्थायी सदन है, यानी प्रकृति में यह स्थायी है, कभी भी इसका विघटन नहीं होता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। सदस्य संख्या, सदस्य की न्यूनतम आयु की बात किया जाए तो लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी मिनिमम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के निर्वाचन की बात किया जाए तो अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन की प्रक्रिया होती है जिसमें प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या की बात किया जाए तो अधिकतम कुल सदस्य हो सकते हैं 250। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं और उनके चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। कभी भी विघटित न होने वाली स्थायी सभा है, स्थायी सदन है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 238 सदस्य यहाँ पर आते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा, जिनमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि जैसे क्षेत्र जुड़े हुए हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से 4, सर्वाधिक संख्या है यूपी से 31, ये ध्यान रखेंगे। राजस्थान से 10, गुजरात से 11, मध्य प्रदेश से 11, बिहार से 16, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र से 19, ध्यान रखेंगे। ये आपके राज्यसभा सदस्य संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण चित्र रहा जिसे आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम की बात किया जाए तो 7, बाकी सभी से 1। सिक्किम से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे तो असम को छोड़ करके बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से 1 सदस्य राज्यसभा के आते हैं, जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधेयक पर एक नजर डालते हैं तो विधेयक के प्रकार पर अगर नजर डाला जाए तो विधेयक
साधारण विधेयक हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल हो सकता है, वित्तीय विधेयक हो सकता है, फाइनेंशियल बिल हो सकता है, विशेष विधेयक हो सकता है, स्पेशल बिल हो सकता है, और धन विधेयक हो सकता है यानी मनी बिल हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधेयक के बारे में बात करें तो साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, विशेष विधेयक और धन विधेयक हो सकता है। वित्तीय विधेयक में एक और दो प्रकार हो सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संघीय विधेयक हो सकता है, राज्यों की सहमति से जिसे लाया जाना आवश्यक है। तो संविधान संशोधन विधेयक में संघीय विधेयक हो सकता है जो राज्यों की सहमति से लाया जाता है, यानी राज्यों की सहमति इसमें आवश्यक है। दूसरा गैर संघीय विधेयक हो सकता है जो आपका केंद्र से संबंधित होगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर एक नजर डालें तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। हाल फिलहाल में यह चर्चा में भी है, तो इस आर्टिकल को जरूर ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 93 इज इम्पोर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम्स। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, ये भी ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है या दे सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना आवश्यक है। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी यह हर 5 साल पे डिसॉल्व होती है। 5 साल से पहले भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति डिसॉल्व कर सकता है, विघटित कर सकता है, जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य रूप में 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, यानी 55 सदस्य आवश्यक हैं। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। इस अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ये 118 के 4 में कहा गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही अंतिम रूप से करता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 और जबकि कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से शुरू हुआ था। संसद की प्रमुख समितियों पर बात करें, संसदीय समितियां, तो इसके गठनकर्ता, नाम निर्देशित करता और प्रतिवेदन प्राप्त करता सभी के रूप में अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष या सभापति ही होते हैं। इसका स्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर बात करें तो इसका स्वरूप विधिक अधिकार के तहत है, यह कानूनी अधिकार है। 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा इसे पारित किया गया था। मई 2005 में इसे पारित किया गया अधिनियम को। राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को पारित किया गया। संबंधित वाद था नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद, और इसे लागू करने की तिथि की अगर बात किया जाए तो 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। संसदीय समितियों के प्रकार पर एक नजर डालते हैं। स्थायी समितियां हो सकती हैं। स्थायी समिति में प्रकृति गठनकर्ता कार्यकाल पर, तो स्थायी समिति की प्रकृति स्थायी ही होती है। प्रत्येक वर्ष इसका गठन किया जाता है और कार्यकाल 1 वर्ष का होता है स्थायी समितियों का। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है।
इसका गठन विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। कार्यकाल उद्देश्य कार्य पूरा होने तक होता है। इसका उद्देश्य पूरा होने पर कार्यकाल भी पूर्ण माना जाता है। संसद की वित्तीय समितियों पर एक नजर डालते हैं तो एकल समिति, संयुक्त समिति। एकल समिति में अगर बात किया जाए, उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एकल समिति में प्राक्कलन समिति सबसे प्रमुख है। सदस्य संख्या की अगर बात किया जाए तो 30 सदस्य होते हैं। केवल लोकसभा से ये सारे सदस्य आते हैं, यानी आपके प्राक्कलन समिति में। संयुक्त समितियों में दो समितियां हैं, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं, सदस्य संख्या 22 होती है। इन 22 सदस्यों में से लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। सरकारी उपक्रम समिति की बात किया जाए तो सदस्य संख्या 22, लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इन समितियों का यह फिगर जरूर याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। दोनों में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। स्थायी संसदीय समितियों के प्रकार में वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समितियां, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, सदन समिति, सेवा समिति आदि। संयुक्त बैठक का प्रावधान की बात किया जाए तो संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा की जाती है और संबंधित विधेयक इसमें साधारण विधेयक पर बुलाई जा सकती है और वित्त विधेयक पर बुलाया जा सकता है। अब तक बुलाई गई संयुक्त बैठक 3 बार, 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर, 1978 में बैंक सेवायोग निरसन विधेयक पर और वर्ष 2002 में कोटा पर 3 बार संयुक्त बैठकों का अधिवेशन या आहूत किया गया है। धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पूरा स्थापित होता है, यानी इसकी शुरुआत लोकसभा में ही की जा सकती है और अनुच्छेद 109 और 10 में इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, जो आपके धन विधेयक से संबंधित है। राज्यसभा को केवल यह अधिकार है कि केवल 14 दिनों तक वह धन विधेयक के प्रावधान पर रोक लगा सकता है, अपने पास फाइल रख सकता है, लेकिन उसे उस पर निर्णय करने का अधिकार नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष ही फाइनल रूप से निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है तो लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया 1980 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं 12 व्यक्ति। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी नरगिस दत्ता है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, तो यह भी ध्यान रखेंगे। तो हाल फिलहाल दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली नई कक्षा में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।